नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में दो ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बर्ड फ्लू से संबंधित और दूसरा यूएसए में ट्रंप समर्थकों के द्वारा यूएसए की कैपिटल हिल बिल्डिंग के ब्रीच से संबंधित है। दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में बर्ड फ्लू की आउटब्रेक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बर्ड फ्लू के बेसिक्स की बात करते हैं। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। एवियन का मतलब होता है बर्ड। ये देखो, एक इन्फेक्शियस डिजीज है बर्ड्स का, मतलब एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैलता है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप ए स्ट्रेन की वजह से होता है। देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस ए स्ट्रेन के काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं। जैसे आप इस स्लाइड पर देखिए, H1N1 ये सब टाइप है। H1N1 की वजह से स्पेनिश फ्लू, ह्यूमन फ्लू, स्वाइन फ्लू ये सब होते हैं। H2N2 सब टाइप की वजह से एशियन फ्लू, H3N2 की वजह से हांगकांग फ्लू और सबसे लास्ट में H5N1 और H5N8 इन सब टाइप्स की वजह से होता है बर्ड फ्लू। समझ गए ना? इन्फ्लुएंजा वायरस ए के ये सारे सब टाइप्स हैं और जो बर्ड फ्लू होता है वो H1 नहीं, H5N1 और H5N8 से होता है बर्ड फ्लू। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा सबसे पहले, क्या ये बर्ड फ्लू इंसानों को भी होता है? देखो, अगर जो इन्फेक्टेड बर्ड है उसके संपर्क में ह्यूमन बीइंग आता है तो ह्यूमन बीइंग में भी ये डिजीज स्प्रेड होने का खतरा तो है। जैसे मान लीजिए कोई पक्षी पिंजरे में बंद है, वो इन्फेक्टेड है, तो उस पिंजरे के संपर्क में आया ह्यूमन बीइंग या फिर इन्फेक्टेड बर्ड का जो फीकल वेस्ट है या फिर सलाइवा है उस पे संपर्क में ह्यूमन बीइंग आता है तो भी ह्यूमन बीइंग में बर्ड फ्लू के स्प्रेड होने का खतरा तो है। लेकिन देखो, ये बर्ड फ्लू जो डिजीज है ना, ह्यूमन बीइंग्स को इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, मुश्किल से होता है। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग को ये बर्ड फ्लू हो भी जाए तो कोविड-19 की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बिल्कुल रेयर है। तो ह्यूमन बीइंग्स में कोविड-19 की तरह या फिर उससे कम इंटेंसिटी की महामारी फैलना तो मुश्किल है। लेकिन डर ये है, जो कि लास्ट में आएगा भी वे फॉरवर्ड में, कहीं ऐसा ना हो जाए ये H5N1 वायरस या फिर H5N8 वायरस ये देखो ह्यूमन बीइंग्स में एंटर करके अपने आप को म्यूटेट कर लें, यानी बदल लें, और ऐसा वायरस बन जाए जिससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये हेल्थ एक्सपर्ट्स को डर लगता है। खैर, फिर से आते हैं बेसिक्स की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमने पहले एड्रेस कर लिया कि ह्यूमन बीइंग्स में ये फैलता है या फिर नहीं फैलता है। फैलता तो है लेकिन काफ़ी लेस फ्रिक्वेंटली, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो बहुत ही रेयर है। एक बर्ड से दूसरे बर्ड में तो ये फैलता ही है। किन तरीकों से वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एक पंछी पिंजरे में बंद है, इन्फेक्टेड है, अगर उसी पिंजरे में दूसरा आएगा तो उसको हो सकता है। बीमार पंछियों का फीकल वेस्ट है या फिर सलाइवा है, उसके टच में आने से दूसरे बर्ड्स को ये जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए? देखो, जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं उनको पहले 2 हफ्तों में आइसोलेट किया जाए, क्योंकि इन्फेक्शन के पहले 2 हफ्तों में वो इन्फेक्टेड बर्ड्स वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। तो न्यूली जो अफेक्टेड पंछी हैं उनके कांटेक्ट में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो, ये है ऑलमोस्ट 3 महीने पहले सरकार ने इंडिया को बर्ड फ्लू फ्री घोषित किया था कि इंडिया में बर्ड फ्लू नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद ही H5N1 और H5N8 जो सब टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के, इन्होंने इंडिया में दस्तक दी है और 4 स्टेट्स में 12 से अधिक एपिसेंटर देखने को मिल रहे हैं बर्ड फ्लू के आउटब्रेक के। कौन से वो 4 स्टेट्स हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला। इन 4 स्टेट्स के अलावा हरियाणा में भी हजारों बर्ड्स की डेथ हो गई है मिस्टीरियसली, यानी आश्चर्यजनक रूप से। झारखंड और गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा सरकार सावधानी बरत रही है, क्योंकि इन स्टेट्स में भी काफ़ी बर्ड्स की डेथ हो गई है। देखो, इन्फ्लुएंजा टाइप ए के इन सब टाइप्स की वजह से, यानी H5N1 और H5N8 की वजह से
अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बर्ड्स की डेथ हुई है। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से डेथ हुई है क्रोज की, हिमाचल प्रदेश में डेथ हुई है माइग्रेटरी बर्ड्स की, और केरला में डेथ हुई है पोल्ट्री की। टेस्ट ने यह कंफर्म किया है कि H5N1 की वजह से 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है हिमाचल प्रदेश में। और टेस्ट ने यह भी कंफर्म किया है H5N8 की वजह से हजारों मुर्गियों की डेथ हुई है केरला में, और सैकड़ों क्रोज यानी कौओं की डेथ हुई है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। देखो, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार जब सरकार ने 3 महीने पहले इंडिया को बर्ड फ्लू फ्री डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर बर्ड फ्लू कैसे हो गया इंडिया में पक्षियों को। सर्दियों में देखो बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आते हैं, और वो माइग्रेटरी बर्ड्स बर्ड फ्लू का ये वायरस इंडिया में अभी लेके आए हैं। और देखो, जो बाहर के माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनसे ये वायरस ट्रांसमिट हुआ लोकल बर्ड्स में, और लोकल बर्ड्स फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म में आके बैठती हैं, तो बाद में उन्होंने ये वायरस स्प्रेड किया मुर्गियों में, और पोल्ट्री फार्म में तो बहुत सारी मुर्गियां एक साथ रहती हैं, एक मुर्गी को हुआ बाकियों को होना तो निश्चित है। और पोल्ट्री फार्म से मैन की मूवमेंट भी होती है, दूसरे मटेरियल की भी मूवमेंट होती है, तो फिर और ज़्यादा फर्दर स्प्रेड हुआ ये बर्ड फ्लू के वायरसेस, यानी H5N1 और H5N8। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं फिलहाल बर्ड फ्लू को रोकने के लिए। वेडनेसडे को केरला की सरकार के द्वारा 69,000 बर्ड्स हैं इंक्लूडिंग डक्स और चिकन्स, इनको मार दिया गया एलापूजा और कोटायम में। इन बर्ड्स को मारा गया इंडिया के 2015 के नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान के अकॉर्डिंग। देखो, मान लीजिए 69,000 जो बर्ड्स हैं ये एक साथ रह रहे हैं, और इनमें से कुछ एक को रैंडम टेस्ट किया गया, तो उनमें से कुछ पक्षी ऐसे थे जिनको बर्ड फ्लू मिला है, जिनमें बर्ड फ्लू मिला है। अब देखो 69,000 पक्षियों का थोड़ी ना टेस्ट होगा, मतलब कुछ को मिला है, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो बर्ड फ्लू है वो फैला हुआ है। तो इस सिचुएशन में स्टेप तो यही लेना होगा ना कि 69,000 यानी सारे के सारे जो पक्षी एक साथ रह रहे थे उनको मार दिया जाए, ताकि इस वायरस को फर्दर स्प्रेड होने से रोका जा सके। इसके अलावा देखो, सेंटर के द्वारा बाकी स्टेट्स को भी बोला गया है आप बिल्कुल ध्यान रखिए, विजिलेंट रहिए। अगर आपके स्टेट में कहीं भी पक्षियों की मिस्टीरियसली डेथ होती है तो उस पर आप तुरंत एक्शन लीजिए और पता लगाइए क्या ये बर्ड फ्लू की वजह से डेथ हुई है। पर्टिकुलरली अगर माइग्रेटरी बर्ड्स की सडनली डेथ हुई है तो आप उसका ज़रूर पता लगाइए। स्टेट्स को ये भी बोला गया है कि आप पोल्ट्री फार्म्स की बायोसिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए, यानी पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स हैं उनसे ह्यूमन बींग्स सीधा सीधा संपर्क में ना आएँ, जैसे पीपी किट वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, और जो पक्षी मर गए हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए पूरी सावधानी के साथ। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो वैसे तो इस वायरस का ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, और ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड हो भी गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन खतरा ये है, मान लीजिए ये बर्ड फ्लू वाला वायरस ह्यूमन बींग में एंटर कर जाता है, और उसी ह्यूमन बींग को ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने भी इन्फेक्ट किया है। समझ गए? मतलब कोई इंसान है जिसका नाम है एक्स पर्सन को ऑलरेडी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने इन्फेक्ट किया था, और बाद में ये पक्षी वाला जो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसने भी इन्फेक्ट कर दिया। तो ये दोनों वायरस आपस में मिल के इस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से म्यूटेट कर सकते हैं कि कोई नया ही वायरस बन जाए, और वो नया वायरस घातक सिद्ध हो जाए कोविड-19 की तरह। इसका खतरा है। इसीलिए विभिन्न स्टेट्स को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और जो भी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है बर्ड फ्लू के आउटब्रेक को रोकने के लिए वो स्टेप्स सीरियसली लिए जाएं। और इसके साथ साथ अभी जो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है पक्षियों में, इस वायरस के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होनी चाहिए, ताकि वायरस के एवोल्यूशन को ट्रैक किया जा सके कि कहाँ से जो वायरस है वो इवोल्व हुआ है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बर्ड फ्लू के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूएसए में कैपिटल हिल सीट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऐसे वगैरह में इस आर्टिकल के पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, यूएसए में जो कैपिटल हिल है वहाँ पर यूएसए की डेमोक्रेसी की पीठ है,
जैसे यूएसए की जो कांग्रेस है वो कन्वीन होती है यूएसए में कैपिटल हिल बिल्डिंग में, वहीं पर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट भी है। जैसे इंडिया में लुटियन दिल्ली है ना, वैसे ही यूएसए में कैपिटल हिल का एरिया है, और जैसे लुटियन दिल्ली में पार्लियामेंट है, वैसे ही यूएसए की ये कैपिटल हिल की बिल्डिंग है। अब सोच के देखिए, इंडिया की पार्लियामेंट में अगर इस प्रकार से प्रोटेस्टर घुस जाएं, लेकिन ये सब जो आप स्लाइड पे देख रहे हो ये किसी मूवी की तस्वीरें नहीं है, ये रियल तस्वीरें हैं। आप ये देखिए, मतलब जहाँ पे यूएसए की कांग्रेस कन्वीन होती है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में स्पीकर बैठते हैं या फिर राज्यसभा के चेयरमैन बैठते हैं, ये सब देखने को मिला कल यूएसए में। देखो यूएसए में जैसा आपको पता है पिछले साल नवंबर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और उस इलेक्शंस में ट्रंप हार गए थे। बट जैसा आपने देखा होगा कि कभी आपने कोई गेम खेला होगा, क्रिकेट या फिर कोई भी गेम आपने खेला होगा, तो कुछ लोग आपने ऐसे ज़रूर देखे होंगे जो हारने के बाद बिल्कुल रोने लगते हैं कि नहीं नहीं तुमने चीटिंग की है, मैं हार मानूंगा ही नहीं, मैं आउट होऊंगा ही नहीं, वो बैट छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो उसी प्रकार से बिहेव कर रहे हैं यूएसए के अभी के राष्ट्रपति ट्रंप। उन्होंने अपने समर्थकों को इंसाइट कर दिया कि आप कैपिटल हिल की तरफ मार्च कीजिए। मौका ये था, कैपिटल हिल की बिल्डिंग में यूएसए की जो कांग्रेस थी वो कन्वीन होके जो बाइडन को अगला राष्ट्रपति के तौर पर सर्टिफाई कर रही थी। कल का दिन इसके लिए निश्चित था, लेकिन उसी दौरान ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल की बिल्डिंग में धावा बोल दिया, और जिसमें 4 लोगों की डेथ भी हो गई। और यूएसए की डेमोक्रेसी में ये सारे सीन्स देखने को मिले, जो तो देखो मतलब यूएसए जो लेक्चर देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि देखो हमारे देश में डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, आपके देश में पावर का जो ट्रांजिशन है वो अच्छे से होता नहीं है। तो ये सब यूएसए में अगली पिक्चर्स देखने को मिली कल। देखो इंडिया का मतलब आपको गर्व होना चाहिए सही में कि बहुत सारे देश एक साथ आज़ाद हुए थे 1940s में, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। इन सभी देशों में कभी ना कभी मिलिट्री ने कूच जरूर किया है, या फिर पावर जो ट्रांजिशन है, मतलब एक पार्टी इलेक्शन हार गई, दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई, तो पावर ट्रांजिशन इन सब देशों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया में चूंकि इंस्टीट्यूशंस स्ट्रोंग हैं, तो इस वजह से कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि हाँ पावर ट्रांजिशन में दिक्कत हुई हो, एक पार्टी इलेक्शन हार गई तो उसने मना कर दिया हो कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। बेशक देखो 1975 में जो डेमोक्रेसी जो इमरजेंसी लगी थी वो इंडिया की डेमोक्रेसी पर एक दाग है, लेकिन उसके बाद 1977 में इंडिया की डेमोक्रेसी ने जो बाउंस बैक किया वो रियली काबिल तारीफ था। तो कल की यूएसए की इस कैपिटल हिल बिल्डिंग के सीज के बाद, हालांकि देखो जो ट्रंप समर्थक थे इनको बाहर निकाल दिया गया कैपिटल हिल बिल्डिंग से, यूएसए की कांग्रेस जो है वो फिर से कन्वीन हुई और जो बाइडन को अगला राष्ट्रपति सर्टिफाई कर दिया गया। बट देखो एक बात यहां पर ध्यान देने लायक है कि ट्रंप, ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप को बहुत कम लोगों ने वोट दिया हो, ऑलमोस्ट 7 करोड़ लोगों ने ट्रंप को यूएसए में वोट दिया है। हुआ ये है यूएसए की जो मिडिल क्लास है, खास करके वाइट मिडिल क्लास, वो देखो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रही है। वाइट मिडिल क्लास और ब्लू कॉलर वर्कर्स जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रही है पिछले कुछ सालों से। इनसिक्योरिटी काफ़ी तरह की है, इनसिक्योरिटी इकोनॉमिक भी है, इनसिक्योरिटी रेशियल भी है, मतलब ब्लैक से वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स हैं दूसरे देशों से यूएसए में आकर काम करते हैं उनसे वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस से वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, और इसी इनसिक्योरिटी का ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। 2016 के इलेक्शन से भी पहले फ़ायदा उठाया था और इस इलेक्शन में भी फ़ायदा उठाया। इस वजह से यूएसए की जो सोसाइटी है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। हम इंडिया में पोलराइजेशन की बात करते हैं धर्म के नाम पर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं उनको ये समझना चाहिए। देखो जो बात हमने कल परसों डिस्कस की थी, इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, नई पार्टियां बनेंगी, कुछ टूट जाएंगी, लेकिन समाज जो है उसमें ज़रूर शांति होनी चाहिए। समाज में अशांति रहती है तो उसका हर एक वर्ग पर
असर पड़ता है, नेशन डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। जो समाज डिवाइडेड होगा, जहाँ पे वायलेंस होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, वहाँ पर कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? आप बताइए, कोई नहीं इन्वेस्ट वहाँ पे करना चाहेगा। खैर, आज तो यूएसए की ही बात करते हैं। तो इसी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाया ट्रंप ने। देखो, एक फेमस कहावत है, या तो जो ग्रेट लीडर्स हैं वो इंस्पायर करते हैं या फिर इंसाइट करते हैं, और ट्रंप ने तो अपने समर्थकों को इंसाइट कर दिया। मतलब अपने समर्थकों को बोला कि आप कैपिटल हिल बिल्डिंग की तरफ मार्च कीजिए, यूएस कांग्रेस को रोकिए, क्योंकि वो बाइडन को अगला राष्ट्रपति के तौर पे सर्टिफाई करना चाहते हैं। तो इसी चक्कर में ये सारा वायलेंस हुआ, 4 लोगों की डेथ भी हो गई। कंक्लूजन में देखो यही कहा जाता है, जो बाइडन के सामने अब काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो देखो जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है यूएसए में, उसको एड्रेस करना, क्योंकि कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। ट्रंप ने यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को भी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दिया है। यूएसए पहले जो रोल प्ले किया करता था ग्लोबल पुलिसमैन का, वो रोल निभाना अब यूएसए ने बंद कर दिया है। तो ये जो बाइडन पर डिपेंड करेगा कि कैसे वो यूएस के लीडरशिप रोल को फिर से इस्टाब्लिश करते हैं। इसके अलावा यूएस की जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, उसको एड्रेस करना कि यूएसए में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं कंसेंसस से, सहमति से, और इस प्रकार से पोलराइजेशन जो अभी यूएसए में है वो कम हो। यानी जो कुछ लोग एलियनेट महसूस करते हैं सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन में, उनको उनके एलियनेशन को एड्रेस करना ये बाइडन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। रेशियल प्रीजुडाइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे मूवमेंट भी चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, उसको एड्रेस करना। मतलब कहने का ये है कि देखो, जो बाइडन के सामने 20 जनवरी को जब वो पद संभालेंगे, चुनौतियां काफ़ी सारी हैं। वैसे देखो, यूएसए के अभी के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब हार मान ली है। अब उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी को वो पद छोड़ देंगे। वैसे देखो, ये होना ही था, क्योंकि कल जिस प्रकार से ट्रंप समर्थकों ने जो उत्पात मचाया यूएसए की कैपिटल हिल की बिल्डिंग में, उसके बाद कई ऐसे लीडर्स जो पहले ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते थे, उन्होंने भी साफ तौर पर बोल दिया कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब अगले राष्ट्रपति बाइडन होने ही चाहिए, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। हालांकि ऐसे कुछ लोग जो पहले ट्रंप के दावों पर उनको सपोर्ट करते थे कि हाँ इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, लेकिन कल वो भी ट्रंप के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। इवन ट्विटर और फेसबुक ने भी ट्रंप को बैन कर दिया कि आप नई पोस्ट नहीं डाल सकते, नए ट्वीट नहीं कर सकते। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएसए की डेमोक्रेसी से संबंधित। अब अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्तों में अभी काफ़ी सारी टेंशन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया किसी स्टेट बेस्ड एक्टर ने ये अटैक करवाया। मतलब कोई स्टेट बेस्ड एक्टर रिस्पॉन्सिबल है ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक के लिए। साफ तौर पर इशारा चाइना की तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का आरोप ये था कि इस अटैक ने हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इवन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक और दूसरे पब्लिक यूटिलिटीज़ भी प्रभावित हुई इस अटैक की वजह से। देखो, ये चाइना की रणनीति का एक हिस्सा है। साइबर अटैक चाइना की स्ट्रेटजी का पार्ट है वार की सिचुएशन में, और चाइना इसे 3 फेजेस में एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहला फेज, चाइना मिलिट्री के ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। मतलब मिलिट्री के द्वारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे तबाह करने की कोशिश चाइना के द्वारा की जाती है साइबर अटैक की सहायता से पहले फेज में। और देखो, गवर्नमेंट के बीच और मिलिट्री के बीच जो कम्युनिकेशन सेटअप होता है उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद फेज 2 में सिविल नेटवर्क्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, इन सब को नुकसान पहुंचाया जाता है। और फेज 3 में चाइना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है, या फिर इसके अलावा जो बचे हुए नेटवर्क्स हैं उनको टारगेट करता है। देखो, हम बात करें इंडिया की, हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी कैसी है? क्या हम इस प्रकार के साइबर अटैक के लिए तैयार हैं या फिर नहीं? हम बेसिक से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सिचुएशन देख लीजिए। 2016 में बैंक्स ने ये इन्फॉर्म किया कि ऑलमोस्ट 32 लाख
यूजर्स का जो डेबिट कार्ड का डेटा है वो चोरी हो गया है। 2018 में पुणे बेस्ड एक कॉस्मोस बैंक ने मालवेयर अटैक में 94 करोड़ रुपए लॉस कर दिए, मतलब इतने रुपए का उनको घाटा हुआ एक मालवेयर अटैक की वजह से। पिछले साल कुडनकुलम प्लांट में साइबर अटैक हुआ था। इन सब को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक को देखते हुए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हाल ही में एडवाइजरी जारी की कि चाइना से मैसिव फिशिंग अटैक हो सकता है, पहले से हमें तैयार रहना होगा और हमारे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा। तो अब आगे हम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ों को बेसिक से डिस्कस करते हैं ताकि मेंस का ये टॉपिक आपका तैयार हो जाए। पहले आप मुझे साइबर सिक्योरिटी का मतलब बताइए। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है साइबर स्पेस को सिक्योर करना, किससे? किसी भी प्रकार के अटैक से, डैमेज से, मिसयूज से या फिर जासूसी से। समझ गए? जैसे आतंकवादी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, ये साइबर स्पेस का मिसयूज है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे देखो 2010 में यूएसए और इजराइल की एजेंसीज ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया था एक वायरस की सहायता से। तो ये एग्जांपल है साइबर अटैक का। वैसे उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम भी जान लीजिए जिसकी सहायता से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया गया था 2010 में यूएसए और इजराइल के द्वारा। उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम था स्टक्सनेट, STUXNET। साइबर स्पेस के अंदर देखो ना सिर्फ इंटरनेट आता है बल्कि टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब भी आते हैं। 2019 की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के। 2019 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी उल्लेख करती है किस प्रकार से पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट आईडी का जो डेटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जहां पर देखो 1.1 बिलियन रजिस्टर्ड सिटीजन्स का आधार संबंधित डेटा स्टोर करके रखा गया है। जहां पे ये डिपॉजिटरी है वहां पर काफी साइबर अटैक हुए हैं और ब्रीचेस भी हुए हैं, मतलब डेटा को चुराया भी गया है कुछ हैकर्स के द्वारा हैकिंग के माध्यम से। थर्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था कुछ समय पहले इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा और इस रैंकिंग में इंडिया फिसल गया है। 2017 में इंडिया की रैंक थी 23rd, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के मामले में 2018 में इंडिया की रैंक घट के हो गई है 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये उठता है, साइबर सिक्योरिटी की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता देखो काफी सारे रीजंस की वजह से है। गवर्नमेंट काफी ज्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, डिजी लॉकर है। इवन नीचे का पॉइंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी यूएसए और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर देखो हमें ये इंश्योर करना है कि साइबर अटैक की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कुछ समय पहले पुणे के एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ था। बहुत सारा जो एटीएम संबंधी डेटा है वो चुरा लिया गया था, सिस्टम कुछ समय तक ठप पड़े रहे थे। तो साइबर अटैक की वजह से इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें ये प्रिवेंट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे देखो इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, स्टार्टअप्स के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है। चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में हैं। तो आजकल जो ज़्यादा स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं वो देखो इंटरनेट बेस्ड हैं, इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे लास्ट पॉइंट है वल्नरेबिलिटी। आज के समय में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम इंडिया में होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है डिजिटल इलिटरेसी। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार से वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए,
तो ये डिजिटल जो इलिटरेसी है ये एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। दूसरा, सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस एंड इंपोर्टेड डिवाइसेस। देखो हम बहुत सारे जो इंटरनेट या फिर टेलीकॉम संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर हम देखें तो हमारी जो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना चाइना के ऊपर, ये भी एक प्रकार से चैलेंज आप इसे कह सकते हो, ऑब्स्टेकल कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हम नए सॉफ्टवेयर्स नहीं डेवलप कर पाते या फिर नया प्रोटोकॉल हम जारी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, तो अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हों जो विभिन्न डिवाइसेस के द्वारा फॉलो किए जाएं तो साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की। कहा यह गया था कि आने वाले कुछ सालों में हम 5 लाख ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े पर्सनल को तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है एनोनिमिटी। देखो दूर देश में बैठा कोई पर्सन इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक कर लेता है या फिर किसी प्रकार का दूसरा नुकसान पहुंचा देता है, तो देखो पता नहीं लगता कि किसने साइबर अटैक किया है। आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है पर्सन को, लेकिन काफ़ी बार वीपीएन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से। तो ये जो पता नहीं लग पाता ना किसने साइबर अटैक को अंजाम दिया है, इससे बहुत सारे लोग एंकरेज होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये एक चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। देखो हमारे देश में कई सारी एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स टेकन। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की दिशा में। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं, जैसे देखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो डिफेंस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक सेंटर है, ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। उसके बाद नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर वुमन की बुलिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए ये न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा डिफेंस साइबर एजेंसी, ये मिलिट्री रिलेटेड एजेंसी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जैसे देखो फाइनेंशियल स्फीयर में किसी प्रकार का अटैक हो जाता है तो तुरंत रिस्पांस की आवश्यकता होती है ताकि फर्दर डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। उस दिशा में काम करती है ये टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसके अलावा देखो लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 है, जिसे अमेंड भी किया गया था 2008 में। इस एक्ट का सेक्शन 43 डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, सेक्शन 66 हैकिंग पर, सेक्शन 69 साइबर टेररिज्म पर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 भी सरकार के द्वारा लाई गई थी। इस पॉलिसी के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर हम बात करें, डिफरेंट बॉडीज को सेटअप किया जाएगा ताकि वेरियस लेवल पर थ्रेट को काउंटर किया जा सके, और इसके साथ साथ एक नेशनल नोडल एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि साइबर सिक्योरिटी मैटर्स पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 लाख लोगों की एक वर्कफोर्स तैयार की जाएगी जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हो साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन देखो इस पॉइंट पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी भी हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसेस को फिजिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि वो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। अभी देखो जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं साइबर सिक्योरिटी पर, लेकिन उनको थोड़े फिजिकल बेनिफिट्स अगर दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे, वो कदम उठाएंगे
साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट, रेगुलर देखो चेकअप करना जरूरी है इक्विपमेंट्स का, और ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके ये जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो ये सब स्टैंडर्ड हैं, इनसे साइबर सिक्योरिटी अच्छे से इंश्योर नहीं होगी और साइबर अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट, बजाय इसके कि देखो हम चाइना से इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करें, हमें ध्यान देना होगा इस चीज़ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हम हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर करें। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो सिंपल चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए विभिन्न एजेंसीज के बीच। साइबर डेटरेंस, जैसे देखो न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो डर पैदा करना दुश्मन देश में कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक ना करे। अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार से साइबर डेटरेंस का ये कंसेप्ट काम करता है। जैसे देखो पाकिस्तान अगर अपने हैकर्स को समर्थन देता है कि आप इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ, तो इंडिया भी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इस प्रकार का डर हम पाकिस्तान के मन में पैदा कर देते हैं तो पाकिस्तान अपने हैकर्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। यही साइबर डेटरेंस है, मतलब डर पैदा करना ताकि अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है बेटर रेगुलेशन एंड एडोप्शन ऑफ नॉर्म्स। अच्छे से जो साइबर सिक्योरिटी संबंधित नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए और रेगुलेशन भी बेहतर हो। साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब अगर साइबर अटैक की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए, इस प्रकार का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस में। आईटी एक्ट 2008 को अमेंड करके और इफेक्टिव बनाया जाए, स्किल डेवलप की जाए। साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो पॉलिसी है पुरानी हो चुकी है, इसे अपडेट किया जाए। समय समय पर साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता रहना चाहिए ताकि कमियों का पता लग सके। और स्टेट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी संबंधित फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के ऊपर। इस कन्वेंशन ने भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था ताकि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसके प्रोविजंस को भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए, और जो फ्रेमवर्क इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस फ्रेमवर्क को भी हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकें, ऐसी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।